Good morning student. Today we will discuss about physics class 9th chapter force and law of motion lecture number 3. Yes students, इससे पहले अपन 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के, जिसमें अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस भी देखे थे बुक से रिलेटेड, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक अपन पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को. आज जो अपना टॉपिक है स्टूडेंट वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन. स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि यहाँ से ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो ज़्यादातर आपके एनसीईआरटी बुक से ही होते हैं. और एनसीईआरटी के अंदर भी जो एग्जांपल्स दे रखे होते हैं, बहुत सी बार वही एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं. चलिए अपन बात करते हैं इस लॉ के बारे में. तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अपन एक और नाम से भी जानते हैं. इसे अपन एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं. इसके अकॉर्डिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उतना ही फोर्स जो है आपकी बॉडी के ऊपर भी लगाया जाएगा उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, लेकिन वो क्या होगा, अपोजिट होगा. जैसे एग्जांपल के फॉर्म में क्या होता है कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर ही दिया हुआ है. जैसे आप कुछ डायग्राम दे रखे हैं. जैसे सबसे पहला डायग्राम ये है कि बोट में से अगर कोई पर्सन उतर रहा है, किनारे पर आकर के वो उतर रहा है, तो जैसे ही वो अपने पैर को आगे करेगा तो क्या होगा कि वो जो बोट होगी वो पीछे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी. इसी तरह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब अपन कोई गन जो होती है फायर की जाती है, कोई भी पर्सन जब गन को फायर करता है, तो जब बुलेट आगे की तरफ मोशन करती है, मूव करती है, तो उस जो पर्सन की बॉडी होगी, जो कंधा होगा, वो पीछे की तरफ मूव करेगा. ये सारे फोर्सेस जो हैं इसी के बेस लिए गए हैं और ये सारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ही हैं. इसमें स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा कुछ समझने लायक बात नहीं है. इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनते हैं, और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं वो अभी मैं बताऊँगा आपको वीडियो लेक्चर के अंदर आगे. आप लोग बस ये जानो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑपोजिट और इक्वल फोर्सेस आर डन बाय ऑब्जेक्ट इन ऑन ए पर्सन. यानी किसी भी पर्सन के ऊपर, अगर कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो उतना ही फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी लगाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी केवल आप लोग केवल इसके बारे में सिर्फ ये इतनी ही इंफॉर्मेशन रखो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है. तो इसमें अपन ये कह सकते हैं, व्हेन ए पर्सन exert a force on a object, then equal and opposite force also done by object. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब अपना नेक्स्ट जो पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मीन्स क्या है. सबसे पहले बात तो ये है, आप लोग जानते हो जैसे मोमेंटम के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो मोमेंटम क्या होता है, P = होता है mv.
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अपन ये जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट और मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग m और v जो है यहाँ पर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी दो टाइप की होती है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। चलिए अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। तो यहाँ पर इसे समझने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दो बॉल लेते हैं या दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल साइज के हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ये ए और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, इसका मास अपन ने मान लिया ये एम ए है और यहाँ पर इसका मास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एम बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये पता है या इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करने के लिए दो ऑब्जेक्ट ए और बी दिए गए हैं, उनके मास रेस्पेक्टिवली एम ए एंड एम बी है। अब यहाँ पर इस तरह से होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है ये क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। ए और बी जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और आपको ये कहा गया है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ए है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या दे रखी है, यू बी है। आपको एक बात कंडीशन के फॉर्म में यहाँ पर ये बताया गया है कि यू ए इज ग्रेटर देन यू बी है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है इसके कंपेयर में ज़्यादा है, तो जैसे जैसे ये इस तरफ मूव करेगा तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इसको टच कर जाएगा और इसके साथ कोलिजन यानी कि इसके साथ टक्कर करेगा। तो यहाँ पर ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो रूल्स है वो यही बताना चाहता है कि आफ्टर वेलोसिटी एंड जो आफ्टर मोमेंटम होता है या बिफोर मोमेंटम होता है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ऑफ मोमेंटम होता है, वो क्या होता है, कंजर्वेशन रहता है यानी कि फिक्स रहता है। जिस तरह से आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, उसी तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होता है। तो यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए इनकी मासेस दे रखे हैं और इनकी वेलोसिटी यहाँ पर दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर अपन बात करें कि इसके लिए फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए मैंने कहा वी ए है, तो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वी बी हो जाएगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग ये देखिए कि यहाँ अगर अपन ये बात करते हैं कि एक जो मोमेंटम है या अपन ये कहें कि चेंज इन मोमेंटम जो अगर अपन बात करते हैं, चेंज इन मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट ए के लिए अगर अपन बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, m और ये हो जाएगा वी ए माइनस वी यू ए अपॉन टी, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी तरह से अगर अपन चेंज इन मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट बी के लिए बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, m और ये हो जाएगा वी बी माइनस यू बी अपॉन टी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो इससे पहले अपन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये होगा कि यहाँ से जब ये आएंगे तो कुछ टाइम के बाद, मान लीजिए टी टाइम के बाद, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कोलाइज हो जाएंगे, एक दूसरे से टकरा जाएंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट ए क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट बी के ऊपर, ये जो ऑब्जेक्ट बी है इस ऑब्जेक्ट बी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कौन सा होगा स्टूडेंट, एफ ए बी।
ठीक है ना। एफ ए बी फोर्स लगाया जाएगा ऑब्जेक्ट ए के थ्रू ऑब्जेक्ट बी के ऊपर उसी टाइम पर, क्योंकि एक्शन रिएक्शन होता है तो वहां पर क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट बी है ये भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ए के लिए एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ बी ए, ठीक है ना। यहां पर क्या कर रहा है, ए ऑब्जेक्ट जो है फोर्स लगा रहा है बी के ऊपर, यहां पर बी ऑब्जेक्ट जो है फोर्स लगा रहा है ए के ऊपर। अब ये दोनों फोर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों में से एक क्या होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो यहां पर अपने पास एक इक्वेशन ये आती है कि एफ ए बी इक्वल टू क्या हो सकता है, माइनस एफ बी ए के इक्वल हो सकता है। अब यहाँ स्टूडेंट्स अपन क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू यहाँ पर अगर अपन दोनों की फोर्सेस की बात करें या इनके लिए मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि चेंज इन मोमेंटम एफ ए बी, और यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम एफ ए, यानी कि जो आफ्टर कोलिजन हो जाएगा यहाँ पर, तो एफ ए बी की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह पर अपन ये लिख सकते हैं एम वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, और ये इक्वल हो जाएगा और माइनस होगा एम वी बी माइनस यू बी अपॉन टी के, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं मगर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अपन अगर इस इक्वेशन के थ्रू अपन चाहें तो ऐसा देख सकते हैं कि m1 एम ए और यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल हो जाते हैं किसके, एम ए वी ए प्लस एम बी और वी बी के। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको ये बताती है कि आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन, यानी कि आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन इनके जो मोमेंटम होंगे स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएंगे, इक्वल होते हैं, कंजर्व होते हैं। इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्लेन विथ एक्सप्रेशंस, या इसको इक्वेशंस के थ्रू जो है एक्सप्लेन करने के बारे में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इनके बाद कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन की जो कि एनसीईआरटी बुक्स में आपके दे रखे हैं। बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 9.6 की। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? यानी क्या किया गया है, एक पिस्टल है, उस पिस्टल से 20 ग्राम की बुलेट को फायर किया गया है। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पिस्टल है, और यहाँ से क्या किया जा रहा है स्टूडेंट्स, बुलेट फायर की जा रही है, बुलेट फायर की जा रही है। तो यहाँ से यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इस बुलेट की जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी को अपन फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है स्टूडेंट, जब फायर की जाएगी तब वेलोसिटी क्या आ रही है, 150 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या आ चुकी है स्टूडेंट, 150 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसका मास, जो बुलेट का मास है, सॉरी जो बुलेट का मास है, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, अच्छा अपन इसे क्या कर सकते हैं, m1 वैल्यू दे सकते हैं और ये m1 क्या हो जाएगा, 20 ग्राम, 20 ग्राम। अच्छा यहाँ पर दूसरा जो मास है वो किसका है स्टूडेंट्स, गन का मास है ना, पिस्टल, मास ऑफ पिस्टल, मास ऑफ पिस्टल, ये क्या हो जाएगा m2, और ये क्या है इतना स्टूडेंट,
2 kg। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर 2 kg दे रखा है, यहाँ पर ग्राम में दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, और ये कितना आ जाएगा 0.02 किलोग्राम, 0.02 किलोग्राम आ जाएगा इसका, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन बात करें तो इसके लिए अब यहाँ स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल का मतलब ये है कि आप जब फाइनली इसको बुलेट को इस गन को फायर करेंगे, गन को फायर करने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से जो बुलेट जाएगी उस जाने वाले बुलेट की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 150 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने आप लोगों से कहा था जब अपन ने एक्शन रिएक्शन वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर आप बुलेट को गन को फायर करते हो तो क्या होगा, गन से बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी, लेकिन ये जो पिस्टल है वो पीछे की तरफ मूव करेगी, यानी ये जो होगी इसकी इस तरफ मोशन होगा इस पिस्टल का। यही चीज क्या कहलाती है स्टूडेंट, रिकॉइल वेलोसिटी कहलाती है। अब यहाँ पर ये जो पीछे की तरफ जा रही है उसके लिए मैं क्या बताऊं, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ पर देखा जाए तो आप जो है कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो कहें एक मिनट स्टूडेंट्स, अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बिफोर फायर बात कर रहे हैं। तो बिफोर फायर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा u1 और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स u2। और u1 की अगर अपन बात करते हैं तो u1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब बात करते हैं अपन, जब फायर नहीं हुई थी उस टाइम पर तो ये रेस्ट की पोजीशन पर थी, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 आ गया। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 kg, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये u2 है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। तो देखा जाए तो ये जो टोटल टर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन उसके बाद अपन बात करते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड पिस्टल आफ्टर फायर्ड। जब आपने फायर्ड कर दिया देन उसके बाद क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 और v2। यहाँ पर अगर अपन देखें m1 की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास, 0.02 kg, और v1 यहाँ पर आपको दे रखा है 150 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये किसके लिए है, बुलेट के लिए है। तो बुलेट की जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 150 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपन पॉजिटिव का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्या होगा, बुलेट जो है वो लेफ्ट से राइट चल रही है। तो साइन कन्वेंशन में आपको याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। देन उसके बाद m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर आपको 2 kg। देन उसके बाद v2 जो है आपको यहाँ पर आपको इंटू v2, और v2 क्या दे रखा है आपको, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर से स्टूडेंट क्या होगा, जब अपन क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। और देन उसके बाद ये हो जाएगा 3 स्टूडेंट्स, और देन उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले लेते हैं 2v, और देन उसके बाद ये कॉमन हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। देन उसके बाद अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है स्टूडेंट, टोटल मोमेंटम बिफोर फायर्ड और आफ्टर फायर, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यानी कि देखा जाए तो ये 3 + 2v इक्वल किसके होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से v = देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, और ये कितना आ जाएगा 1.5। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी आ गई यानी कि v2 आ गया, ये v2 किसके लिए आया है, पिस्टल के लिए आया है। और पिस्टल कहाँ जा रही है स्टूडेंट्स, राइट की तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट आ रही है। तो यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर से इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से v2 फाइंड कर स्टूडेंट।
Example number 9.7. A girl of mass 40 kg jump with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of cart is 5 kg. The mass of cart is I think 3 kg है. Mass of cart is 3 kg. 3 kg. और what is her velocity as the cart start moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसा ही उसी टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप का 9.6 था, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर. बस यहाँ पर क्या कर दिया गया है, कुछ कंडीशंस अलग कर दी गई है. जैसे आप लोगों को एक डायग्राम दिया हुआ है बुक के अंदर, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि एक गर्ल है जिसका मास कितना दे रखा है, 40 kg दे रखा है, और वो क्या कर रही है, पहले से ही मोशन के अंदर है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, और वो अचानक से जंप करती है किसके ऊपर, कार्ट के ऊपर. और जो कार्ट है वो कैसा है स्टूडेंट्स, स्टेशनरी है और उसके ऊपर फ्रिक्शनल लेस व्हील्स लगे हुए हैं. ठीक है ना, नीचे की तरफ जो है फ्रिक्शनल लेस व्हील्स लगे हुए हैं. और कार्ट का मास कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 3 kg मास दे रखा है. अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पिस्टल वाला था, पिस्टल वाले में क्या हो रहा था स्टूडेंट, रिकॉल हो रहा था, पीछे की तरफ हो रहा था. लेकिन क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही वो उस कार्ट के ऊपर मूव करेगी, कार्ट के ऊपर जंप करेगी, तो वो कार्ट भी क्या करेगा, उसी डायरेक्शन के अंदर आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा. चलिए तो अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की. इसके सॉल्यूशन के अंदर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन विथ कार्ट, यानी कि गर्ल का टोटल मोमेंटम, गर्ल्स और बिफोर टोटल मोमेंटम ऑफ गर्ल्स या टोटल मोमेंटम ऑफ, इसे थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, टोटल मोमेंटम ऑफ गर्ल एंड कार्ट बिफोर इंटरेक्शन से पहले की अगर अपन बात करें तो यहां पर जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, m1, और यानी बिफोर की बात कर रहे हैं तो m1 u1 प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, m2 और u2 हो जाएगा. m1 मान लीजिए अपन ने कह दिया गर्ल्स के लिए है और m2 क्या हो जाएगा, कार्ट के लिए है. तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि m1 कितना दे रखा है आपको, 40 kg दे रखा है, और यहाँ पर u1 की कितनी वैल्यू दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड. देन उसके बाद यहाँ पर m2 की बात करें तो इसका कितना दे रखा है आपको, 3 kg, और यहाँ पर v2 की अगर अपन बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो u2 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 हो जाएगी. ठीक है ना. तो अगर अपन यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स तो ये पूरी टर्म्स तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी. देन उसके बाद ये बचेगा, तो यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं 200 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. तो यहाँ पर ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, टोटल मोमेंटा आ गया बिफोर इंटरेक्शन. अब अपन बात करते हैं टोटल मोमेंटम of girl and cart after interaction. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरेक्शन वर्ड यूज में लिया गया है ना. तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो वेलोसिटी है वो दोनों के लिए क्या हो जाएगी, एक ही वेलोसिटी हो जाएगी. क्यों एक हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही वो बच्ची या जो गर्ल है वो गर्ल जैसे ही उसके ऊपर जंप करेगी तो जंप करने के बाद क्या होगा, अब वेलोसिटी उस लड़की की नहीं रही, उस कार्ट की होगी जिसके नीचे फ्रिक्शनलेस व्हील्स लगे हुए हैं. तो वो उसी व्हील्स से या उसी जो है वेलोसिटी से स्टूडेंट्स वो क्या होगी, उसी वेलोसिटी से जो है वो मूव करना शुरू कर देगी. तो यहां पर अगर अपन ये देखते हैं तो जो आपका टोटल मास हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पर क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, केवल एक के लिए ही निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी दोनों की एक ही रहेगी. तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर अपन ये लिख सकते हैं कि 40 kg प्लस
40 kg प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 kg। 40 kg किसका हो गया गर्ल्स का और 3 kg किसका हो गया स्टूडेंट्स कार्ट का हो गया। देन उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर इनटू यहाँ पर v2 ऐसा आपने लिख दिया या केवल v लिख दिया। यहाँ पर जो है v जो है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितना आ रहा है स्टूडेंट 43 kg और यहाँ पर ये v आ रहा है, v मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर अपन ये कहें कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, according to conservation of मोमेंटम, जो बिफोर इंट्रैक्शन से बिफोर जो मोमेंटम था वो किसके इक्वल होना चाहिए आफ्टर के, है ना। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि 43v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200, है ना। तो अगर यहाँ पर अपन को v निकालना है तो v कितना हो जाएगा 200/43, ठीक है ना। सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है इसका। यस आ गया होगा आई थिंक, है ना। कितना आया है 4.65 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन के अंदर कार्ट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में वो गर्ल्स भी मूव करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9.7। देन उसके बाद अपन बात करेंगे 9.8 की।